हेलो बच्चों, जय तु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा अभी हमने पढ़ाई काव्य खंड पढ़ा था क्षितिज का, कबीर की साखियां एवं सबक। उसमें हमने एक्सप्लेनेशन की थी, क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया था। आज हम करेंगे बेटा क्षितिज के गद्य खंड से दो बैलों की कथा, जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना है अंत तक, जिससे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो बेटा। ठीक है, ये वीडियो हम दो पार्ट में बनाएंगे बेटा, क्योंकि चैप्टर आपका लंबा है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको दो पार्ट्स में बनाएंगे हम। फर्स्ट पार्ट में हम आधा एक्सप्लेन करेंगे और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसे हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे बेटा। अब देखिए, सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। वैसे तो अब मैंने आपको काव्य खंड में भी बताया था कि लेखक के, रचनाकार के बारे में ज़्यादा कुछ पूछने नहीं आता, केवल जो काव्यांश और गद्यांश आते हैं उनका लेखक का और कवि का नाम पूछते हैं केवल आपसे। लेकिन फिर भी जिनकी रचना हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बेटा। तो प्रेमचंद जी जो थे बहुत बड़े कथाकार थे, कहानीकार थे। उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, ठीक। और उन्होंने मनुष्यों को ही नहीं, पशु पक्षियों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, बहुत आत्मीयता से लिखा है। उन्हें भी बहुत मार्मिक चित्रण उनका किया है। सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने भरकस विरोध किया है और उनसे बचे नहीं है, उन्हें दूर करने का प्रयास किया, उनका उन्होंने खंडन किया बेटा। अब हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर दो बैलों की कथा बेटा। दो बैलों की कथा जो है, इसकी शुरुआत में लेखक कहते हैं, जानवरों में गधा जो है वो सबसे ज्यादा बुद्धिहीन, मीन्स बुद्धि से रहित माना जाता है, कि इस गधे में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। अगर हमें किसी आदमी को कहना होता है कि ये बहुत बेवकूफ है, तो हम उसे क्या कह देते हैं बेटा, कि ये तो बिल्कुल गधा है। सामान्य रूप में हम अपने सामान्य जीवन में भी कई लोगों को, कि जब वो कोई किसी को हमें बहुत बेवकूफ कहना होता है तो हम क्या कह देते हैं, ये तो बिल्कुल गधा है। अब लेखक कहते हैं कि गधा सचमुच बेवकूफ है, या फिर वो सीधा ज्यादा है, या फिर उसकी निरापद सहिष्णुता मीन्स उसकी सहने की शक्ति, उसकी जो सहन शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। इस कारण से उसे गधा कहा गया है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि वो वास्तव में बेवकूफ है या वो सीधा है, उसकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा है बेटा। प्रेमचंद जी कहते हैं, गाय सामान्य रूप से किसी को नहीं नुकसान पहुंचाती, नहीं मारती, लेकिन कभी कभी तो गाय भी सिंग मार देती है। जब उसका बछड़ा या बछड़ी होता है उस समय गाय किसी को भी अपने बच्चे के पास नहीं जाने देती। वो शेरनी का रूप धारण कर लेती है, शेरनी की तरह अपने बच्चे की रक्षा करती है। कुत्ता बहुत गरीब जानवर है, सबसे धुतकार खाता रहता है, सब उसे हटाते रहते हैं, भगाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी तो कुत्ता भी क्रोध कर जाता है, वो हम पे उलझ जाता है, हमसे हम पर भौंकता भी है। लेकिन गधा कभी भी गुस्सा नहीं करता, कभी भी क्रोध नहीं करता है। जितना भी उसे मार लो, जितना भी कैसी भी खराब सड़ी हुई घास उसके आगे डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतुष्टि की छाया नहीं दिखाई देती। वो हमेशा संतुष्ट रहता है अपनी स्थिति से। वैशाख के महीने में एक आध बार कुलेल कर लेता हूँ, मीन्स एक आध बार वो भले ही अपने मन का कुछ कर लेता है, लेकिन वो कभी भी खुश होते हुए उसे किसी ने भी नहीं देखा होगा। उसके चेहरे पर स्थायी रूप से, परमानेंटली एक विषाद मीन्स एक शोक का भाव हमेशा उसके चेहरे पर बना रहता है। आगे प्रेमचंद जी कहते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी कंडीशन में, चाहे वो हानि हो, उसका नुकसान हो, उसका फायदा हो, वो सुखी हो दुखी हो, किसी भी कंडीशन में उसे बदलते हुए कभी भी किसी ने नहीं देखा। ये किसका गुण होता है बेटा? साधु संतों का, सज्जनों का, जो सुख दुख हानि लाभ सब स्थितियों में समान रहते हैं। तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि गधे में वो सारे गुण जो हैं वो चरम सीमा पर, पराकाष्ठा पर पहुंच गए, मीन्स चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। वो कहते हैं, अच्छे गुणों का तो इतना अनादर हमने कहीं भी नहीं देखा। आगे वो कहते हैं कि कदाचित सीधापन, कि शायद सीधापन ही संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, संसार को अच्छा नहीं लगता। अब जिसमें बेटा ये चैप्टर लिखा गया था उस समय भारतवासियों की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। हम भारतीय हैं कहने में बहुत शर्म का एहसास होता था। ये आज जैसे हम भारतीय कहते हैं तो हमें बहुत गर्व का एहसास होता है, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। लेकिन उस समय भारतवासी होना एक शर्मनाक बात समझी जाती थी।
तो कहते हैं देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अमेरिका में भारतीयों को घुसने नहीं दिया जाता, बेचारे शराब नहीं पीते। उस समय हमारे भारत में लोग शराब बहुत कम पीते थे। 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, मीन्स थोड़ी बहुत बचत करके रखते हैं कि बुरे समय में काम आ सके। जी तोड़ कर मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते फालतू में। और यदि कोई 4 बातें सुना भी दे, मतलब कुछ कह भी दे, तो गम खा जाते हैं, मीन चुप रह जाते हैं, चलो कोई बात नहीं जो हो गया बात को खत्म करो। लेकिन फिर भी हम बदनाम हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। मीन्स जीवन का क्या आदर्श है? अपने सम्मान की रक्षा करना। लेकिन उनके लिए क्या जाता है? जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, मीन्स अपने सम्मान तक की रक्षा नहीं करते। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, मीन्स यदि कोई हमें हर्ट करता है, हमारे साथ बुरा करता है, और हम भी उसे उसी भाषा में जवाब दें, तो शायद सभ्य कहने लगते। बेटा देखिए वो चैप्टर किस समय लिखा गया होगा, लेकिन आज इसकी बातें कितनी सही बैठ रही हैं। अभी पहलगाम के घटना से पूरा भारत जो है वो दहला हुआ है, पूरा भारत परेशान है। लेकिन हमारी सरकार ने उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हमारी सरकार ने किसी भी आतंकी को छोड़ा नहीं, पूरा हमला करके पाकिस्तान के सभी आतंकियों को उन्होंने उसका परिणाम दिखाया। तो बेटा ईंट का जवाब पत्थर से हम देने लगे, तभी हमारी गिनती सभ्य देशों में होने लगी। आज पूरा विश्व भारत के लोगों का सम्मान करता है, भारत का सम्मान करता है। तो देखिए उस समय का चैप्टर लिखे में कितनी सटीक बात कही गई है कि यदि ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो सभ्य कहलाने लगते, जैसे आज कहलाते हैं। वो कहते हैं जापान की मिसाल, जापान का उदाहरण हमारे सामने है। जापान कभी बेटा एक समय बिल्कुल ध्वस्त हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन केवल एक विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणिया बना दिया। मीन्स उसे बहुत विकसित देश बना दिया कि सारे विकसित देश उसका सम्मान करने लगे। आगे प्रेमचंद जी कहते हैं लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है और वो उससे कम ही गधा है, मीन्स उससे थोड़ा सा कम ही बेवकूफ है, और वह है बैल। वो कहते हैं जिस अर्थ में गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ कुछ उसी अर्थ में हम बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ किसे कहा गया बेटा? बैल को, कि बैल का भी हम कुछ कुछ उसी अर्थ में प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे कि जितने भी बेवकूफ़ होते हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है बैल होते हैं। लेकिन हमारा विचार ऐसा नहीं है, लेखक का विचार ऐसा नहीं है, क्योंकि बैल तो कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और बैल कई बार अपना असंतोष प्रकट कर देता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, किसी ना किसी तरह से वो दिखा देता है, इसलिए उसका स्थान जो है वो गधे से नीचा है। लेकिन बैल भी गधे का ही एक भाई है। अब यहाँ से बेटा शुरू होती है हमारी कहानी पाठ की। झूरी काची एक व्यक्ति है जिसके 2 बैल हैं, और इन्हीं 2 बैलों पर पूरी आपका आज का पाठ जो है वो निर्धारित है, आधारित है इन्हीं पाठों पर, इन्हीं बैलों पर, सॉरी। और बैलों का क्या नाम है बेटा? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। जैसे हम कोई पेट पालते हैं, डॉगी पालते हैं, तो उसकी ब्रीड देखते हैं ना कौन सी ब्रीड का है, उसी प्रकार बैलों की जो जाति थी वो थी पछाई जाति। देखने में बहुत सुंदर थे, काम में बिल्कुल चुस्त, बहुत अच्छा काम करने वाले, और ढील ढोल में लंबे चौड़े थे। और जैसे हमारे घर मान लो 1-2 पेट्स रहते हो तो दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है ना, तो साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन गए थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठकर एक दूसरे से मूक भाषा मीन्स बिना बोले एक दूसरे की बातें वो समझ जाते थे। विचार विनिमय करते थे, मीन्स विचारों का विनिमय, मीन्स विचारों का आदान प्रदान करते थे, मीन्स एक दूसरे की बातों को बिना बोले ही समझ जाते थे। अब एक दूसरे की बात वो कैसे समझ जाते थे ये कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन वो समझ जाते थे। लेखक कहते हैं कि हम जो मनुष्य हैं वो दावा करते हैं कि जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं उन सब में हम श्रेष्ठ हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर भी वो शक्ति है कि हम सभी मनुष्यों की बातों को बिना बोले समझ सके? नहीं है। लेकिन उन बैलों में वो शक्ति थी कि वो एक दूसरे की बातों को बिना बोले ही समझ सकते थे। इसलिए जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला जो मनुष्य है वो भी उस शक्ति से वंचित है जो उन बैलों के पास थी। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सिंग में मिला लेते थे, लेकिन झगड़े के लिए नहीं, केवल मनोरंजन के लिए, बहुत मित्रता के भाव से, आत्मीयता के भाव से।
और फिर जब दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती थी तो फिर से वो दोनों में ढोल धप्पा होने लगता है, मीन्स दोनों आपस में खेलने लगते थे। और इस सब के बिना तो दोस्ती भी हल्की रहती है, हम भी आपस में फ्रेंडशिप होती है, जिससे उससे लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, उसे दो बातें भी सुनाते हैं और बाद में उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। तो ऐसे ही उन दोनों बैलों के साथ भी था। जिस समय ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोतते जाते थे तो क्या करते थे, दोनों गर्दन हिला हिलाकर कोशिश करते थे कि ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे और दूसरे साथी को कम से कम बोझ उठाना पड़े। और दिन भर के बाद जब शाम को इन्हें खोला जाता था तो क्या करते थे ये लोग एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लेते थे। और नान नान पता है बेटा किसको कहते हैं? सीमेंटेड एक जगह बनाई जाती है ना, जिसके अंदर खली भूसा चोकर सब डाला जाता है, जिनके गाय बैल होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम नान। उसमें खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों एक ही साथ उसमें मुंह डालते थे और एक ही साथ मुंह हटा लेते थे, एक साथ खाना शुरू करते थे और एक ही साथ खाना छोड़ देते थे। एक बार की बात है, झूरी जो है वो उन दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज देता है। उसका साला गया आया और उन दोनों बैलों को लेकर जाने लगा। अब बैलों को क्या पता कि वो क्यों लेकर जा रहा है, उन्हें तो लगा कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया, झूरी ने हमें बेच दिया है। अब उसे ये अच्छा नहीं लगा या बुरा लगा, ये नहीं पता कि उन्हें कैसा लगा, लेकिन गया को उन्हें लेकर जाने में पसीने आ गए। मीन्स गया उन्हें लेकर ढंग से जा ही नहीं पाया, बहुत परेशान किया उन्होंने। गया पीछे को हाँकता था उनको पीछे से, तो वो दाएं बाएं इधर उधर भागने लगते थे। गया आगे से पगैया में जिन रस्सियों से उन्हें बांधा गया था वो पकड़कर खींचता था, तो दोनों पीछे को जोड़ लगाने लगते थे। और यदि उन्हें मारता था तो सिंग नीचे करके दोनों हुंकारते थे। आगे लेकर कहते हैं कि वो बैल इतना परेशान थे, इतना उदास थे कि यदि ईश्वर ने उन्हें ये पूछने का अधिकार दिया होता, इतनी वाणी दी होती, तो वो झूरी से पूछते कि तुमने हमें बेच क्यों दिया, हम गरीबों को क्यों निकाल दिया, हम तो तुम्हारी सेवा इतने अच्छे से कर रहे थे, हमने तो तुम्हारी कोई सेवा में कोई कसर नहीं रखी थी, और फिर भी यदि कमी थी और काम ले लेते। हमने तो कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की कि तुम हमें क्या खाने को दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, ठीक, जो तुमने दिया हमने खा लिया, फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। यदि उनमें वाणी होती तो वो जरूर पूछते। शाम के समय दोनों बैल जो है अपने नए स्थान पर पहुंचे, मीन्स जहां पर गया उन्हें लेकर गया था। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब उन्हें नाद में लगाया गया तो उनमें से किसी ने भी खाना नहीं खाया। दिल उनका बहुत भारी हो रहा था, मीन्स बहुत उदास हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, झूरी के घर को जिसे वो अपना घर समझते थे, वो आज उनसे छूट गया था। और नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बहुत बेगाने से, बहुत अनजाने से लग रहे थे, जिन्हें वो जानते पहचानते ही नहीं थे। दोनों अपनी वही मुंह भाषा बिना बोले सलाह करते हैं, एक दूसरे को टेढ़ी निगाहों से देखते हैं और लेट जाते हैं। जब सारा गांव में सोता पड़ गया, मीन सारा गांव सो गया, तो दोनों ने जोड़ लगाकर पगे बोलते हैं बेटा, एक बल्ली टाइप का होता है जिसे जमीन में गाड़कर उससे रस्सियां बांधी जाती हैं बैलों की। तो पगे जो थे वो तोड़ा लिए और अपने घर की ओर, झूरी के घर की ओर वो चल पड़े। वो पगे जो पिलर थे वो बहुत मजबूत थे और कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई बैल इतना शक्तिशाली हो सकता है कि इन पगों को तोड़ देगा। लेकिन उस समय तो उनके अंदर कोई अजीब शक्ति आ गई थी और एक ही झटके में उन्होंने वो रस्सियां तोड़ा ली और वो वहां से भाग गए। जब झूरी सुबह सोकर उठता है तो वो देखता है कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी मीन्स जहां उन्हें वो बांधता था, जहां वो रहते थे। दोनों बैलों की गर्दनों में आधा आधा गराव बोलते हैं बेटा, जिस रस्सी और वो साथ में वो जिस पिलर से वो बंधे हुए थे वो सब लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। मीन्स विद्रोह में स्नेह किसे बोलते हैं बेटा? जिससे हम बहुत प्यार भी करते हैं और कभी कभी जिससे गुस्सा भी हो जाते हैं। जैसे कभी हमारी मम्मी हमें बहुत जोर से डांट दे तो क्या होता है, आपकी मम्मी आपको जोर से डांट देती है बेटा, बताइए, आपको मम्मी से प्यार भी बहुत है और आप उस समय मम्मी से गुस्सा भी हो जाते हो। तो जब मम्मी आपको आके पुचकारती हैं, आपको खाने के लिए पूछती हैं, तो क्या होता है, विद्रोह में स्नेह, मीन्स आप गुस्सा भी होते हो और आपको मम्मी से प्यार भी होता है, तो वो बोलते हैं विद्रोह में स्नेह। तो झूरी दोनों बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, मीन्स बहुत प्यार आया उसे बैलों के पर। वो उन्हें गले लगा लेता है दौड़ के, और जब वो आलिंगन था जो उन्हें गले लगा रहा था प्यार से, और वो जो उन्हें चूमा, वो दृश्य बहुत ही मनोहर था, बहुत ही अच्छा था।
अब वहां पर क्या होता है, घर और गांव के सारे लड़के जमा हो जाते हैं और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगते हैं। किनका स्वागत करते हैं बेटा? हीरा और मोती का। यह घटना अभूतपूर्व, मतलब पहले कभी ना हुई हो ऐसी नहीं थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी। तो वो बाल सभा, जो बच्चों की सभा होती है, वो निश्चय लेती है कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, प्रशंसा पत्र देना चाहिए। एक प्रशंसा पत्र उन्हें देना चाहिए। कोई अपने घर से उनके लिए रोटियां लाता है, कोई गुड़ लाता है, कोई चोकर, कोई भूसीला, अलग तरह के आर्टिकल उनके लिए लेकर आते हैं। एक बच्चा कहता है ऐसे बैल तो किसी के पास भी नहीं होंगे। तो दूसरा कहता है इतनी दूर से दोनों अकेले ही चले आए रे। तीसरा कहता है नहीं नहीं, बैल नहीं है, ये तो किसी जन्म के आदमी है। और कोई भी व्यक्ति उनकी बात को काट नहीं पा रहा था, क्योंकि बात तो सही थी। लेकिन एक व्यक्ति को उन बैलों को वहां देखकर बहुत गुस्सा आया। और वो व्यक्ति कौन था बेटा? जूरी की पत्नी। और उसे गुस्सा क्यों आया बताइए, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? जूरी की पत्नी को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि बैल उसके मायके से भाग के आए थे, उसके घर से भाग के आए थे। तो जूरी की स्त्री जब बैलों को दरवाजे पर देखती है तो बहुत जल उठती है, गुस्सा हो जाती है कि कहती है कितने नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां पर काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। तो जूरी को अपने बैलों पर यह आरोप बर्दाश्त नहीं होता। वो क्या कहता है, क्यों है नमक हराम? उन्होंने कुछ खाने पीने को चारा पानी नहीं दिया होगा, इसीलिए तो भाग आए, और क्या करते वो? तो वो स्त्री रौब से कहती है, उसकी पत्नी रौब से कहती है हाँ बस तुम ही तो खिलाना जानते हो इन्हें, और सब तो पानी पिला कर ही रखते हैं जैसे। तो जूरी कहता है कि अगर चारा मिलता तो ये बातें क्यों भागते? तो उसकी पत्नी और चिढ़ जाती है। क्या कहती है? इसलिए भागे क्योंकि वो तुम जैसे बिंदुओं की तरह सब लोग बैलों को खाली खिलाते नहीं है, खाली सहलाते नहीं है। अगर खाना खिलाते हैं तो उनसे काम भी लेते हैं, और ये दोनों है कामचोर। जब काम करना पड़ा तो वहां से भाग गए, और यहाँ तो इन्हें फ्री में खली और चोकर मिल जाता है। अब देखती हूँ कौन देता है इन्हें खली और चोकर। अब इन्हें सूखे भूसे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे ये खाए चाहे मरे। घरों में भी होता है ना बेटा, पापा मम्मी के घर वालों के लिए कुछ कह देते हैं तो मम्मी को बहुत गुस्सा आ जाता है, उसी तरह उसकी पत्नी भी गुस्सा हो गई बहुत जोर से। अब क्या हुआ? अब मजदूर को करी, जो मजदूर उनकी देखभाल करता था, उसे बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन दे दिए गए कि बैलों को केवल खाली सूखा भूसा दिया जाए और कुछ भी ना दिया जाए। अब बैल जब नाद में मुंह डालते हैं तो बिल्कुल फीका फीका, कोई चिकनाहट ही नहीं, कोई रस ही नहीं, क्या खाए क्या खाए। और बहुत उम्मीद भरी नजरों से वो दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं कि शायद जूरी आए और उन्हें कुछ अच्छा सा खाने को दे दे। अब जूरी कहता है मजदूर से कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता है इसमें? तो मजदूर क्या कहता है, नहीं नहीं, मालकिन मुझे मार डालेंगी। क्योंकि क्या होता है घर में क्या होता है, जो घर की लेडी कहती है, मोस्टली घरों में बेटा वही होता है। घर के अंदर बाहर का काम पापा देखते हैं, अंदर घर का काम मम्मी देखती हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, मालकिन मुझे मार डालेंगी। तो जूरी कहता है अरे चुरा के डाल दे। तो वो कहता है नहीं नहीं दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सीखा होगे, मतलब सामने तो तुम मुझे कह रहे हो, लेकिन अभी वो आ जाएंगे तो तुम भी उन्हीं की भाषा बोलने लगोगे, मैं नहीं करूंगा। अब इसका दूसरा भाग शुरू होता है बेटा। दूसरे दिन जूरी का साला फिर से आ जाता है और बैलों को लेकर चलता है, लेकिन अब की बार वो उन्हें गाड़ी में जोत लेता है, ऐसे नहीं लेके जाता। अब मोती क्या करता है, कई बार गाड़ी को सड़क की खाई में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हीरा जो है वो संभाल लेता है, क्योंकि हीरा ज्यादा सहनशील था, हीरा के अंदर सहन शक्ति ज्यादा थी। शाम के समय वहां पहुंचते हैं दोनों, और दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांध देता है, और कल की शरारत का मजा चखाने के लिए दोनों के आगे फिर से वही सूखा भूसा डाल देता है। लेकिन अपने बैलों को वो सब कुछ देता है, खली चूनी सब कुछ अपने बैलों को देता है। अब बैलों को तो बड़ा इंसल्टिंग लगता है, उनकी तो ऐसी कभी इंसल्ट हुई नहीं थी। जूरी तो उन्हें बहुत प्यार करता था, फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, मीस बिल्कुल कुछ कहता ही नहीं था। और उसकी एक टिटकार पर भी जैसी वो चलाने के लिए उन्हें कहता था, वो तो उड़ने लगते थे, हवा से बातें करते थे, बहुत तेज भागते थे। और यहाँ तो मार भी पड़ रही है, और सम्मान तो बिल्कुल खत्म ही हो गया था, और उस पर भी खाने को क्या मिल रहा है, सूखा भूसा। दोनों की बहुत ज्यादा इंसल्ट फील करते हैं दोनों, और दोनों नान की तरफ आंख भी नहीं उठाते, मीन्स उसमें झांकते भी नहीं। दूसरे दिन गया फिर से बैलों को हल में जोतता है, लेकिन दोनों ने सोच लिया था कि आज तो हम पाँव भी नहीं उठाएंगे, बिल्कुल उसके कहने पे कुछ भी नहीं करेंगे। और जब वो मारते मारते थक गया और दोनों ने बिल्कुल पाँव ही नहीं उठाया, तो वो हीरा के नाक पर वो जो निर्दयी गया था उसने बहुत डंडे बरसाए। तो मोती जो है बहुत तेज गुस्सा हो जाता है, उसका गुस्सा जो है वो काबू के बाहर हो जाता है, बहुत तेज गुस्सा हो जाता है उसे, और वो हल लेकर वहां से भाग जाता है। हल, रस्सी, जुआ, जो जितना भी उसका सामान था सबको टूट टाट कर
वहीं गिर जाता है और गले में बड़ी बड़ी रस्सियां अगर ना होती तो वो दोनों पकड़ाई में भी नहीं आते, वो वहां से भाग लेते, लेकिन बड़ी बड़ी रस्सियां थी तो इसलिए उन्हें पकड़ लिया गया। अब हीरा फिर से मूक भाषा में चुपचाप रहकर ही अपनी बातों को कहता है, उससे भागना बेकार है, व्यर्थ है, मीन्स बेकार है। तो मोती कहता है तुम्हारी तो उसने जान ही ले ली थी। तो हीरा कहता है अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो वो कहता है पढ़ने दो, जब बैल का जन्म लिया है तो हम मार से कब तक बचेंगे, मार तो हमें खानी ही पड़ेगी जब हमने बैल के रूप में जन्म लिया है। तो फिर वहां से गया इतना वो आपस में बातचीत कर ही रहे थे मूक भाषा में कि गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा हुआ आ रहा था और दोनों के हाथ में लाठियां। तो मोती कहता है देखो देखो लाठी लेकर आ रहा है और मैं भी कुछ मजा चखा दूं। तो हीरा कहता है नहीं नहीं खड़े हो जाओ। तो मोती कहता है नहीं नहीं ये मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। यहाँ पे क्या पता चल रहा है बेटा आपको कि मोती जो है वो गुस्सैल स्वभाव का है, लेकिन हीरा जो है वो बहुत सहनशील है। ठीक। तो अब हीरा क्या कहता है, उसका बहुत समझदार है वो, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। उसको एक नीति की बात बताता है, अच्छी बात बताता है कि हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। अब मोती जो है उसका गुस्सा दिल के दिल में रह जाता है, वहां गया जाता है तभी और दोनों को पकड़कर लेके चलता है। इस समय वो उनसे बिल्कुल भी मारपीट नहीं करता, क्योंकि अगर वो मारपीट करता तो मोती भी उस पर पलटकर वार कर देता, और वो ये बात समझ गया था और उसके जो सहायक थे वो भी इस बात को समझ गए थे, तो इसलिए उन्होंने इस समय कुछ भी उन्हें नहीं कहा। अब दोनों के सामने फिर से वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के सब लोग खाना खाने लगे। तभी एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर वहां पर आती है, ठीक, और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली जाती है। अब इतना बड़ा तो बैल का शरीर, उस एक छोटी सी रोटी से उनका क्या भूख शांत होती, लेकिन क्या हुआ, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके हृदय को भोजन मिल गया, मीन्स उनकी आत्मा संतुष्ट हो गई, आत्मा तृप्त हो गई, उनका हृदय जो है वो तृप्त हो गया। और उन्हें ऐसा लगा कि या इतने सारे बुरे लोगों के बीच में, जो लोग कसाई हैं, जो लोग निर्दयी हैं, उनके बीच में किसी सज्जन का भी वास है, कोई अच्छा व्यक्ति भी यहाँ पर रहता है। वो लड़की किसकी थी बेटा, भैरव की, और उसकी जो माँ थी वो मर गई थी। सौतेली माँ उसे हमेशा मारती रहती थी, तो इसलिए उसे वो बैल अपने जैसे लगते थे, उसे आत्मीयता हो गई थी, मीन्स उसे अपने जैसे लगते थे, अपनापन लगता था। क्यों लगता था बेटा, क्योंकि जिस प्रकार वो लड़की अपनी माँ से बिछड़ गई थी, ऐसे ही वो दोनों बैल भी अपने मालिक जूरी से बिछड़ गए थे। जिस प्रकार वो सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, ऐसे ही गया भी उन्हें मारता रहता था। तो उसे लगता था उसकी स्थिति में और इन बैलों की स्थिति में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए वो उनकी व्यथा अच्छे से समझ सकती थी। अब दोनों दिन भर जोते जाते थे, डंडे खाते थे, अड़ते भी थे कभी कभी, और शाम को फिर से वहीं पर बांध दिया उन्हें जाता था, और रात को वही लड़की आकर उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी बेटा। अब पता नहीं वो प्रेम का प्रसाद, मीन्स जो रोटियां इतने प्यार से उन्हें खिलाकर जाती थी, यह उसी रोटी का कमाल था कि सूखा भूसा खाकर भी दोनों बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो रहे थे, लेकिन दोनों की आंखों में, हर रोम रोम में, उनके पूरे शरीर में विद्रोह भरा हुआ था। किसके लिए, गया के लिए। एक दिन मोती मुंह भाषा में कहता है कि अब नहीं सहा जाता हीरा। तो हीरा कहता है क्या करना चाहते हो फिर। तो मोती कहता है एक हाथ को तो मैं उठाकर फेंक दूंगा सींगों से। तो वो कहता है हीरा, लेकिन जानते हो ये प्यारी सी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, यह उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। अगर तुम एक हाथ को उठा के फेंक दोगे तो ये लड़की तो बेचारी अनाथ हो जाएगी, और इसने हमारा उपकार किया है, हमें रोटी खिलाई में से अनाथ कैसे कर सकते हैं। देखिए हीरा ने फिर एक नीति की बात कही। तो वो कहता है तो मालकिन को ना फेंक दो। मोती कहता है वही तो लड़की को मारती है। तो हीरा क्या बताता है, नहीं, औरत जात पर सिंह चलाना मना है, या तुम भूल रहे हो। वो फिर से नीति की बात बताता है कि नहीं, औरत जात पर सिंह चलाना हमारा धर्म नहीं है। मोती कहता है तुम तो किसी तरह नहीं निकलने दे रहे हो, तुम मुझे बताओ क्या करना चाहिए। ऐसा करो तुड़ाकर भाग चले ये रस्सियां। तो हीरा कहता है हाँ ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। तो वो कहता है इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो और फिर एक झटके में ये टूट जाएगी। अब रात को जब वो लड़की रोटियां खिलाकर चली जाती है, दोनों रस्सियां चबाने लगते हैं, लेकिन वो रस्सी बहुत मोटी थी, उनके मुंह में ही नहीं आती, और बेचारे बार बार जोर लगा रहे थे। तभी घर का दरवाजा खुलता है और वो लड़की दोबारा से उनके पास आती है। तो दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगते हैं, उनकी पूंछें खड़ी जाती है, मीन्स वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्यार उस लड़की से उन्हें हो जाता है। वो उनके माथे सहलाती है और कहती है मैं तुम्हें खोल रही हूँ, तुम चुपके से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें आज मार डालेंगे।
और यहाँ घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाद डाल दी जाए, मीन्स इनकी नाकों में आज रस्से डाल दिए जाए। अब वो गराफ खोल देती है, गराफ अभी मैंने पहले भी बताया था बेटा आपको, वो पिलर रस्सियाँ वगैरह सब वो खोल देती है और दोनों वहाँ पर लेकिन फिर भी चुपचाप पड़े रहते हैं। ठीक, तो मोती पूछता है उससे हीरा से अपनी भाषा में, वही मूक भाषा में, कि अब चलते क्यों नहीं हो। तो हीरा कहता है यदि हम चले गए यहाँ से तो इस अनाथ बच्ची पर आफत आ जाएगी, सब समझ जाएंगे कि इसी बच्ची ने हमें भगाया है। अब वो लड़की समझ जाती है ये क्यों नहीं भाग रहे हैं, तो वो चिल्लाती है तुरंत, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, मीन्स ये बैल जो है वो भाग रहे हैं, अपना इन्हें पकड़ लो। अब गया जो है जब ये आवाज़ सुनता है तो वो भीतर से निकलता है बाहर और बैलों को पकड़ने के लिए चलता है। वो दोनों और तेज भागते हैं, गया उनका पीछा करता है लेकिन वो भी और तेजी से भागने लगते हैं। गया शोर मचाता है, कुछ आदमियों को साथ लेने के वो लौटता है, तो इतना वो लौटता है आदमियों को साथ लेने के लिए तो उस हीरा और मोती को टाइम मिल जाता है भागने के लिए और वो सीधे दौड़ते 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 बहुत दूर निकल जाते हैं और इतनी दूर निकल जाते हैं कि उन्हें रास्ते का भी ज्ञान नहीं रहता। अब धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि वो इतनी दूर आ गए हैं कि जो रास्ता उनका परिचित था उसका भी उन्हें पता नहीं चल रहा था। अब उन्हें नए नए गांव मिलने लगते हैं, तभी दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हीरा कहता है कि मुझे तो लगता है कि अब रास्ता भूल गए हैं। तो मोती कहता है तुम भी तो इतनी तेज भागे, तुम्हें उसे वहीं मार गिराना था। तो हीरा कहता फिर से नीति की बात बताता है, उसे मार गिराते तो दुनिया हमें क्या कहती, क्योंकि उसने भले ही अपना धर्म छोड़ दिया, हम अपना धर्म कैसे छोड़ सकते हैं। तो दोनों भूख से बहुत व्याकुल हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे और सामने खेत में मटर का खेत था सामने, तो दोनों वहां पर चढ़ने लगते हैं। लेकिन साथ साथ वो बीच बीच में देख रहे थे, आहट के देख रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई हमें पकड़ने तो नहीं आ रहा है, ये वो बीच बीच में देख भी रहे थे। जब दोनों का पेट भर गया और दोनों को समझ में आ गया कि अब वो आजाद हैं, कोई भी अब उन्हें लेने नहीं आ रहा है, तो वो दोनों मस्त होकर उछलने कूदने लगते हैं। पहले दोनों डकार लेते हैं, फिर सींग मिलाते हैं और फिर एक दूसरे को आगे पीछे धकेलने लगते हैं। एक बार मोती हीरा को बहुत पीछे तक हटा देता है कई कदम तक और यहाँ तक कि वो हीरा खाई में भी गिर जाता है। अब हीरा को भी बहुत तेज गुस्सा आया, वो संभल कर उठता है और फिर मोती से उनको पीछे हटता है, मोती से सींग मिलाने लगता है। लेकिन जब दोनों को समझ में आता है कि ये झगड़ा जो है ये झगड़ा खेल खेल में हुआ है, तो दोनों अपने झगड़े को खत्म करके फिर से एक साथ सही खुशी खड़े हो जाते हैं। बेटा इसका यहाँ पर तीसरा भाग शुरू हो रहा है जो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में बनाएंगे इसके आगे का, नहीं तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी कहीं कोई क्वेरी हो तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और काव्यखंड वाली वीडियो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें भी कहीं कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा कमेंट बॉक्स में। ओके बेटा।